सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुजस एकेडमी अलवर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संवैधानिक विकास में पिछली वीडियो में हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ा था और इस वीडियो में हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था ये 1919 के जो भारत शासन अधिनियम से ही बहुत हद तक संबंधित था। 1919 के भारत शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं में परिवर्तन का काम जो किया वो 1935 के भारत शासन अधिनियम ने किया था। किस तरह से, तो देखें। आपको मैंने बताया था 1919 के एक्ट में द्वैध शासन जो प्रांतों में लगाया गया था और इस द्वैध शासन का विरोध हुआ था, इसीलिए साइमन कमीशन जल्दी आया था और साइमन कमीशन के विरोध में हमारे लाला लाजपत राय को बहुत सारी लाठियां मारी गई थी और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो द्वैध शासन का विरोध था असलियत में वो। अतः जो ये द्वैध शासन है दोस्तों, इससे भारतीय जनता परेशान थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने प्रांतों से इसे हटा दिया। प्रांतों से इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रांतों में ही तो लगाया गया था द्वैध शासन। 1935 के एक्ट में इस द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को पूर्ण उत्तरदायी सरकार, पहले कैसी द्वैध शासन यानी कि आंशिक उत्तरदायी, अब वहाँ पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी कि प्रांतों को पूरी तरह क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, वे अपने हिसाब से अब निर्णय ले सकते थे अपने प्रांत के बारे में। प्रांत यानी कि राज्य। क्लियर। तो द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त कर दिया, लेकिन इसे केंद्र में लगाने की सिफारिश की गई। केंद्र में लगाने की क्या की गई, सिफारिश की गई। अब केंद्र में लगाने की सिफारिश इस तरह से की गई कि यदि आधे से अधिक प्रांत अगर द्वैध शासन को केंद्र में लगाने की सिफारिश करेंगे तो ही यह लगाया जाएगा, परंतु जो प्रांत थे इन्होंने इसको स्वीकृति नहीं दी। अतः यह द्वैध शासन केंद्र में कभी भी नहीं लग पाया। इसी के साथ ही जो प्रांत थे उनकी संख्या इस समय 11 हुआ करती थी। ठीक है, बिहार और उड़ीसा नए प्रांत इस एक्ट के तहत बने थे। बिहार और उड़ीसा प्रांत की स्थापना कब हुई, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये जो प्रांत थे जिनकी संख्या 11 हुआ करती थी, इन प्रांतों में से 6 ऐसे प्रांत थे जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, लेकिन अब 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसी के साथ ही अंग्रेज़ों की एक और योजना थी और वो योजना थी भारत को अखिल संघ बनाने की, अखिल भारतीय संघ बनाने की इनकी योजना थी। दोस्तों, ये भारतीय जो अखिल भारतीय संघ है ये उसी तरह का था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का अखिल भारत था, यानी कि संपूर्ण भारत अटक से कटक तक का जो पूरा भारत है वो किसका रहे, भारत की केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में रहे। वह राज्यों में और देशी रियासतों के आधार पर बिखरा नहीं रहे। आपको पता है इस समय जो भारत था उसमें देशी रियासतें हुआ करती थी जिन पर राजाओं का नियंत्रण था। आपको पता ही है स्वतंत्रता के समय 565 देशी रियासतें हमारे देश में थी। ठीक है, तो देशी रियासतें थी। दूसरा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो अंग्रेज़ों के गवर्नर के सीधे अधीन हुआ करते थे, तो वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और तीसरा जो हिस्सा था उन्हें बोला जाता था प्रांत। ठीक है, तो कुछ ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ पर विधानसभाएं या विधानमंडल कार्य कर रहे थे और वो इनके लिए कानून बनाते थे। तो इन सभी के गैप को मिटाकर, ठीक है, इनके बीच में जो समानता का अधिकार नहीं था, जो समान व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समान व्यवस्था को लागू किया जाए, यानी कि इनकी व्यवस्था को परिवर्तित करके एक जैसी व्यवस्था पूरे भारत में की जाए। जैसे आज का हमारा भारत है, आज हमारे भारत में संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्याय करने वाली संस्था है। तो आज की व्यवस्था में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो बटे हुए हैं,
अगर केंद्र सरकार इनको चाहे तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का भेद मिटाकर किसी राज्य का अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है और किसी केंद्र शासित प्रदेश का अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 1 जो है हमारे भारतीय संविधान का, वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। यानी कि राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं होता। यानी कि भारत तो रहेगा, भारतीय संघ तो रहेगा, राज्य और केंद्र शासित विनाशशील है, यानी कि किसी भी राज्य को मिटा सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश को पूरी तरह भी मिटा सकते थे। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में है। तो अंग्रेज इस प्रकार का एक अखिल भारतीय संघ बनाना चाह रहे थे। असलियत में वो देशी रियासतों से परेशान थे और वो पूरी तरह से भारत पर कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना चाह रहे थे, जो सपना उनका कभी भी पूरा नहीं हुआ। तो अंग्रेज जिस अखिल भारतीय संघ को बनाने की योजना बना रहे थे वह अखिल भारतीय संघ कभी भी नहीं बन पाया। इसी एक्ट के तहत जो नया परिवर्तन हुआ वो था जो प्रांत थे और संघ था, इनके बीच बड़ा विवाद था कानून बनाने के विषयों को लेकर। तो प्रांतों के विषयों को प्रांतीय सूची में डाला गया और संघ के विषयों को संघ सूची में डाला गया। साथ ही कुछ ऐसे विषय थे जिन पर प्रांत और संघ दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया और उस सूची का नाम रखा गया समवर्ती सूची। यानी कि समवर्ती सूची जो है हमारे भारत में 1935 के एक्ट के तहत लागू हुई थी, ठीक है। वर्तमान में जो समवर्ती सूची हमने ली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो दोस्तों ध्यान से आगे देखें। इसके अलावा और जो परिवर्तन इस एक्ट के तहत किया गया वो था रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों ये 1935 में हुई और कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई, ठीक है। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसके जो इसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था वो था भारत के धन को, जो यानी कि संपूर्ण भारत का जो धन है उसे किसी ऐसे बैंक के माध्यम से कंट्रोल किया जाए कि जो छोटी बैंक हैं ये बैंक इन पर नियंत्रण रख सके, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक मुंबई में 1935 में स्थापित हुई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। दोस्तों ये फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय था, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। कुछ लोग इसे सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जानते हैं, जो गलत है। ये एक संघीय न्यायालय था जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, ये संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कहा जा सकता, तो उसका एक कारण था। संघीय न्यायालय भारत में निर्णय लेने वाली या भारत में न्याय करने वाली सर्वोच्च संस्था थी, परंतु इसके फैसलों के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल, ये कहाँ पे है प्रीवी काउंसिल? लंदन, इसमें अपील की जा सकती थी। और आपको पता है जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके विरुद्ध किसी भी अदालत में या किसी भी संस्था में अपील नहीं की जा सकती है। आज हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो वास्तविकता में सर्वोच्च है, जो अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया है। और इस सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में या किसी भी संस्था में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्लियर है? तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है, उसके विरुद्ध कहीं भी कोई परिवाद दायर नहीं कर सकते या उसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो संघीय न्यायालय था ये जो 1935 में स्थापित हुआ था, और ये 1937 में स्थापित हुआ था ये, और ये कहाँ हुआ था? 1937 में स्थापित कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, ठीक है, या दिल्ली कह दो आप। तो दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था मोरिज गायर, ठीक है। तो संघीय न्यायालय 1937 नई दिल्ली में स्थापित हुआ, जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं। ये प्रीवी काउंसिल लंदन में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिज गायर। आपको पता हो तो 1774 में हमने एक एपेक्स कोर्ट भी पढ़ा था,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एपेक्स कोर्ट या शीर्षस्थ या इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कह दिया गया था, लेकिन ये भी सर्वोच्च नहीं था, इसके विरुद्ध भी प्रीवी काउंसिल लंदन में अपील होती थी। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे एपेक्स कोर्ट में वो कौन थे? एली जहा एम्पे। दोनों को आप एक साथ याद रख लें। एली जहा एम्पे पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि 1935 के एक्ट की विस्तृतता क्या थी, यानी कि कितना बड़ा था। तो दोस्तों जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है इसमें 321 धाराएं थी और साथ ही इसमें 10 अनुसूचियां भी शामिल थी। ठीक है, तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां ये आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम में जोड़ी गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में लॉर्ड मिंटो ने शुरू की उसको आगे बढ़ाया गया और अब इसमें महिलाओं को, दलितों को, किसानों को और मजदूरों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि भारत को बांटने का जो काम था अंग्रेज जिनका मुख्य उद्देश्य था उस उद्देश्य में लगे रहे और महिला, दलित, किसान और मजदूरों को भी चुनावों में अब पृथक प्रतिनिधित्व मिलने लगा था। इसी तरह संघीय व्यवस्थापिका जिसमें 2 सदन थे, एक था राज्य परिषद और एक था विधानसभा। तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और इसमें सदस्य 260 कर दिए गए। इससे पहले जो इसमें सदस्य हुआ करते थे वो दोस्तों कितने थे? तो इसमें पहले सदस्य हुआ करते थे मात्र 60। तो 60 से अब कितनी कर दी गई इसमें संख्या? 260। इसी तरह विधानसभा में 375 सदस्य किए गए और ये 375 पहले कितने रहा करते थे? 144। ठीक है, तो 1919 के एक्ट में तो इनकी संख्या कितनी थी? 60 और 144 और यहाँ पे कितनी कर दी गई? 260 और 375। ठीक है, यानी कि संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। इसके अलावा म्यांमार या बर्मा जो देश है उसे 1935 में ही भारत से पृथक कर दिया। ठीक है, तो बर्मा को भारत से अलग करने का काम भी अंग्रेजों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया था। इसी तरह अगर हम बात करें इस एक्ट में परिवर्तन का अधिकार किसे था, तो इस एक्ट में परिवर्तन भारतीय व्यवस्थापिका नहीं कर सकती थी। कहीं आप सोचें, आज हमारे देश में जो संघीय व्यवस्थापिका है, संसद है, वो सभी परिवर्तन कर सकती है भारत के संविधान में, लेकिन उस समय संघीय व्यवस्थापिका को 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिवर्तन का अधिकार नहीं था। तो ये परिवर्तन का अधिकार किसे था? तो ये परिवर्तन का अधिकार दोस्तों ब्रिटिश संसद को प्राप्त था। यानी कि ब्रिटिश संसद जो है वही इस अधिनियम में परिवर्तन कर सकती है। क्लियर है? तो ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, ये 1935 का भारत शासन अधिनियम इसके समान था जैसे किसी व्यक्ति को तैरने का प्रशिक्षण देना हो लेकिन उसके हाथ पैर बांध दिए जाए। समझ रहे हो आप? किसी व्यक्ति के हाथ पैरों को बांधकर उससे कहा जाए कि अब आपको तैरना है, तो वह कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेगा, आप समझ सकते हैं। यानी कि भारतीयों के हाथ पैर तो जकड़ लिए और अब उनसे कहा जा रहा है कि अब देश का शासन चलाइए। महिला, दलित, किसान, मजदूर के आधार पर उनको बांटा गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रांतों में उन्होंने उत्तरदायी सरकार की स्थापना पूरी तरह कर दी थी, लेकिन केंद्र में वो द्वैध शासन लगाने की सिफारिश कर रहे थे। अखिल भारत संघ बनाने का लगातार वो प्रयास कर रहे थे। जब एक बार अखिल संघ बन जाएगा तो ऐसी स्थिति में प्रांतों का वर्चस्व कम हो जाएगा। ये उनका भविष्य का प्लान था, समझ रहे हैं आप। इसी के साथ ही अंग्रेज़ों ने प्रांतों के लिए अलग कह सकते हैं अधिकार दिए थे। कानून बनाने का अधिकार अलग शक्तियों पर दिया था। बता देता हूँ आपको एक चीज़ ये कि जो राज्यों को या प्रांतों को जो अधिकार दिया था उसके लिए जो सूची जोड़ी थी उसे राज्य सूची कहा गया और इसमें 54 विषय थे। इन 54 विषयों में शांति, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, जंगल और शिक्षा को जोड़ा गया था। जबकि सभी महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास रहे, यानी कि संघ के पास रहे।
जिनमें जल, स्थल, वायुसेना, स्थल सेना, आपके विदेश विभाग, डाक विभाग, तार विभाग, टंकण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और इसके अलावा आपके बीमा और बैंक, ये सभी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के पास बनी रही। यानी कि राज्यों को अधिकार कम दिए गए और उनसे कहा गया कि अब आप तैरने का प्रशिक्षण दीजिए। दोस्तों, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक परिवर्तन और किया गया और वो परिवर्तन था लोक सेवा आयोग। दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1919 के एक्ट के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया या संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। परंतु 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोगों का गठन प्रांतों में किया गया। तो प्रत्येक प्रांत में अब भर्ती परीक्षाएं लेने के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। कौन से एक्ट में दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्लियर है? साथ ही जो भारत परिषद होती थी, आप जानते हैं भारत परिषद क्या है? भारत परिषद 1858 में जो भारत मंत्री या भारत सचिव होता था ना, उसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यों का एक दल होता था या 15 सदस्यों की कमेटी होती थी। इस भारत परिषद को इस एक्ट के तहत क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो 1935 के एक्ट के तहत भारत परिषद को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब बात आती है कि 1935 के एक्ट के बारे में महान लोगों ने क्या कहा। इनमें सबसे पहला जो बात आती है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट के बारे में 2 कथन कहे जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला कथन था दासता का नया अधिकार पत्र। ठीक है, यानी कि भारतीयों को दास बनाने का ये नया अधिकार पत्र है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मशीन है, ये एक्ट इस तरह का मशीन है जिसमें इंजन तो है नहीं लेकिन ब्रेक बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो ऐसी मशीन दोस्तों कैसे चलेगी जिसमें इंजन ही नहीं है और ब्रेक बहुत ज़्यादा लगा दी गई है? तो ये एक्ट उसी मशीन की भांति है जिसमें इंजन है नहीं और ब्रेक बहुत ज़्यादा लगा दी गई है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में बताया था द्वैध शासन को प्रांतों से हटा दिया गया और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी कि प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन इस द्वैध शासन को केंद्र में लगाने की सिफारिश की गई जो प्रांतों के डिसीजन पे छोड़ा गया। प्रांतों ने इसे सहमति नहीं दी और केंद्र में द्वैध शासन नहीं लग पाया। दूसरा था द्विसदनीय विधानमंडल। तो प्रांतों में भी 2 सदनों वाले विधानमंडल स्थापित किए गए थे। ठीक है, इसी तरह अखिल भारतीय संघ बनाने की योजना थी जो कभी भी पूरी नहीं हुई। इसी तरह सूचियों में बांटा गया, 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें जो राज्य सूची थी इसमें विषयों की संख्या कितनी थी? 54। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या थी 36 और संघ सूची में विषयों की संख्या थी 59। यदि वर्तमान स्थिति हम देखें तो संघ सूची में विषयों की संख्या है 100, राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 47। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं भारत परिषद की। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। भारत परिषद क्या होती थी? जो भारत का सचिव होता था या भारत मंत्री होता था उसके हेल्प के लिए 15 सदस्यों की टीम होती थी, 15 सदस्यों का एक दल होता था। इस भारत परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। इसके अलावा प्रांतों में लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया, यानी कि अब सिविल सेवकों की भर्ती कौन लेगा? लोक सेवा आयोग लेगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाया गया और अब इसमें किसको शामिल किया गया? महिला, दलित, किसान और मजदूर। इसके साथ ही आरबीआई रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 में मुंबई में। इसके तहत ही एक फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च संघीय न्यायालय बनाया गया था। इसी तरह इस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा दासता का नया अधिकार पत्र, और दूसरा कहा अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन। ठीक है, तो दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम आपका क्लियर हो चुका है। इस एक्ट में यदि आपको फिर भी कोई समस्या शेष रह गई है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें, आपका सॉल्यूशन जल्दी ही कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।